जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सिलेक्शन मार्ग में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज की हम करंट अफेयर क्लासेस करने वाले हैं। 7 मई 2024 की ये क्लास रहने वाली है। तो बिना किसी देरी करे, बिल्कुल नो टाइम पास की स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए, बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए करते हैं आज की अपनी क्लास का आगाज। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, डेली करंट अफेयर क्लास 7 मई 2024 को आज की क्लास है। चलिए, विद स्टैटिक जीके, ये बात ना भूलें, चाहे वो यूपी पुलिस एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस हो। ठीक है, चलिए, तो कर लो नंबर पक्के। तो बिल्कुल हाँ जी, नंबर एकदम बिल्कुल पक्के होंगे इस क्लास से। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये न्यू करेंसी है। किस देश ने करी है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, किस देश ने अपनी न्यू करेंसी जारी की है? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर सी केन्या, या ऑप्शन नंबर डी ईरान। ठीक है, तो आपको बताना है राइट आंसर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें जिम्बाब्वे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल यहाँ अगर देखने चाहें आप, तो डिटेल की अगर हम बारे में बात करें, जिम्बाब्वे ने नई मुद्रा यानी कि जिंग, जी आई से मतलब जिम्बाब्वे, जी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गोल्ड से। ठीक है, गोल्ड का प्रचलन शुरू किया है। इस मुद्रा को अपनी पुरानी मुद्रा की जगह ले लिया है, जो कि मूल्यह्रास और लोगों का भरोसा खत्म हो जाने से प्रभावित हुई है। अप्रैल की शुरुआत में सिक्के को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में पेश किया था, लेकिन अब जो है बैंकनोट और सिक्के के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जिम्बाब्वे के। तो अगर हम बात जिम्बाब्वे की करें, तो जिम्बाब्वे में मैंने आपको बताया, जिम तो मतलब हो ही गया ये, जिम प्लस गोल्ड। ठीक है, इससे इनके अपनी करेंसी का नाम इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले इनका प्रचलन में सर्वाधिक जो आयात निर्यात में जो यूज़ हो रहे थे करेंसी, तो वो कौन सी थी? तो वो अमेरिकी डॉलर में इसका ज़्यादा यूज़ था। कौन सी थी? अमेरिका का डॉलर। ठीक है, ठीक है, अमेरिका का डॉलर यहाँ पे यूज़ हो रहा था। ठीक है, चलिए, अगर इसके साथ साथ हम बात कर लें थोड़ा सा यहाँ पे इन ऑप्शंस को एलिमिनेट की। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने, तो दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें, तो दक्षिण अफ्रीका की मेरे को आप बता दो, कैपिटल बता देते हैं, कैपिटल बता दो आप मुझे दक्षिण अफ्रीका की। कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके ये आप आंसर देंगे। जब तक मैं ईरान की बता देता हूँ, केन्या की बता देता हूँ। ठीक है, केन्या की राजधानी क्या हो जाएगी? केन्या की राजधानी हो जाएगी नैरोबी। नैरोबी, नैरोबी किसकी है? नैरोबी हो जाएगी आपकी केन्या की राजधानी। और बात हम आगे करें ईरान की, तो ईरान की क्या हो जाएगी? तो ईरान की हो जाएगी तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान। अगर मैं बात करूं, ईरान में राजदूत कौन है? इंडियन एम्बेसडर कौन है? ठीक है, राजदूत, तो ईरान में राजदूत कौन हो जाएंगे? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। रुद्र गौरव श्रेष्ठ। ठीक है, ये ईरान में कौन हो जाएंगे? राजदूत हो जाएंगे। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान में। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, है ना, यूपीआई जैसे पेमेंट के लिए या जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ, किस अफ्रीकी देश के साथ समझौते पर किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, तो ऑप्शन नंबर बी घाना, या ऑप्शन नंबर सी सेनेगल, या ऑप्शन नंबर डी नामीबिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, नामीबिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय शाखा, है ना, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। और ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। आईसीसी पुरुष टी20, याद रखेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर है गौतम गंभीर को, या युवराज सिंह को, राहुल द्रविड़ को, या सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन नंबर बीच में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। युवराज सिंह बिकम द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के मशहूर पूर्व क्रिकेट युवराज सिंह को आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के 36 दिनों के लिए राजदूत नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए केनेरूल, ऑप्शन नंबर बी वैशाली राम बाबू, तो ऑप्शन नंबर 20 में ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी है ना वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो रमेश बाबू इनके पिताजी का नाम है, वैशाली रमेश बाबू। ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे ये चीजें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, बात किसकी करी जा रही है? उप प्रमुख। याद रखेंगे इसमें उप प्रमुख भी और प्रमुख भी दोनों अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नौसेना प्रमुख की, नौसेना अध्यक्ष, तो अभी कौन बने हैं वो? तो नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है। याद रखेंगे कब बने हैं? तो ये भी रिसेंट में ही 30 अप्रैल 2024 को ही बने हैं। ठीक है। याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं उप प्रमुख की, ठीक है, नौसेना प्रमुख तो ये हो गए। उप प्रमुख की बात करें तो ये कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। भारतीय नौसेना ने उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 1987 में हुई थी। वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध में विशेषज्ञ हैं। ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे आप इसके प्रमुख भी जो दिनेश के त्रिपाठी हैं, और साथ ही साथ उप प्रमुख भी याद रखेंगे कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सिस में, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई ने, ऑप्शन नंबर सी पीएनबी, या ऑप्शन नंबर डी यस बैंक ने। चलो मैं इनके सबके एक एक एमडी या सीईओ लिख देता हूँ, तो जिससे कि आपको आंसर का ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। ठीक है। तो यस बैंक के एमडी या सीईओ कौन है? तो इनके हैं प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है। चलिए पीएनबी के कौन है जी? तो पीएनबी के हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। ठीक है। याद रखेंगे। अच्छा अगर मैं बात करूं तो एसबीआई की कौन है? तो ये है दिनेश कुमार खारा जी। ठीक है। तो बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमिताभ चौधरी इस बैंक के क्या है? एमडी और सीईओ। अच्छा एक्सिस बैंक से पहले ये किस बैंक के एमडी या सीईओ थे? तो ये एचडीएफसी लाइफ। ठीक है। तो एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ थे पहले। ठीक है। याद रखेंगे। हाल ही में बने हैं एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है। ठीक है। याद रहेगा। अगर मैं बात करूं तो 30 अगस्त, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 30 अगस्त 2019 को है ना 10 बड़े बैंक या 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय कर दिया गया है। किसमें? 4 बैंकों में, बड़े बैंकों में, है ना, 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया है। याद रखेंगे। चलिए बैंकों की अगर मैं बात करूं कुल संख्या की, तो टोटल कितने बैंक हो जाएंगे हमारे पास अभी? तो भी 12 हो जाएंगे, 12 बैंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखेंगे किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। तो इम्पोर्टेंट जो कुछ व्यक्ति हैं, जिनको प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, उनका जो निधन है वो याद रखेंगे आप, है ना। तो मैं वन बाय वन क्लास में एक एक करके जो भी प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन हुए हैं वो क्वेश्चंस में एक एक करके लाता रहूंगा। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, किस लोक नृत्य से
का प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गरबा के, ऑप्शन बी कथकली के, ऑप्शन नंबर सी कथक के, या ऑप्शन नंबर डी यशगान के। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा यशगान। अच्छा, यशगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कर्नाटक के इसके अलावा और लोक नृत्यों की, तो है ना, इसी को कर्नाटक के यशगान को ही किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको आर्ट व बेलाट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहाँ की लोकल भाषा में। ठीक है, आर्ट या बेलाट, यशगान को ही, ठीक है, जाना जाता है। अगर मैं इसके अलावा जो बात कर रहा हूँ, कर्नाटक के आज सारे नृत्य लिखवा देता हूँ। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, जैसे डोलू, डोलू कर्नाटक का नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा कुनिया, ठीक है, कुनिया कुनी था, सॉरी, कुनिया नहीं, कुनी था। ठीक है, कुनी था। नागमंडला, नागमंडला, वहाँ नागों की आत्मा को शांति के लिए ये नृत्य हुआ जाता है, लोक नृत्य है ये। ठीक है, ठीक है, कृष्ण पारिजात, कृष्ण पारिजात, कृष्ण पारिजात भी वहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, वीर गासे भी, इसके अलावा याद रखेंगे वीर गासे, वीर गासे भी कर्नाटक का है। अगर मैं बात करूं गरबा, तो गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कथकली की, तो कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का लोक नृत्य है। अगर मैं बात करूं, देखो केरल के और भी इम्पोर्टेंट डांस हैं जो मैं आपको कराऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। आप कली से रूट वर्ड याद रखना कि जिसके अंत में कली शब्द आएगा वो 99% कहाँ का लोक नृत्य होगा? वो केरल का होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें कथक की, तो ये कहाँ का हो जाएगा? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा कथक। ठीक है, कथकली केरल का और खाली कथक उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पोर्टल प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, या ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डिटेल लिखा है तो आप पढ़ सकते हैं। एसजीवीएन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय की और बिजली हाइड्रो ग्रीन हाइड्रोजन पोर्टल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, खाली आपको ये नाम याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नाम याद रखना है क्योंकि अभी न्यू अपॉइंटमेंट है इनकी। ठीक है, जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मालदीव, ऑप्शन नंबर बी सोलोमन द्वीप, या ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, या ऑप्शन नंबर डी नामीबिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोलोमन द्वीप। ठीक है, दक्षिणी प्रांत में स्थित है सोलोमन द्वीप। चलिए अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल डाल लेते हैं। ठीक है, तो जो में अभी बन गए, ये कब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है? तो अपॉइंटमेंट लिखवा देता हूँ मैं, तो इनकी हुई है 2 मई 2024 को। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ के कैपिटल की, खाली आपको याद रखना है ऐसे एक बार, गुआर्ड लकेनॉल। ठीक है, लेकेनॉल, ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अभी एक ऋषि सुनक की मुझे आप बताएंगे ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? तो ये यूनाइटेड किंगडम के यूनाइटेड किंगडम के बने थे। कौन? ऋषि सुनक, ऋषि सुनक। ठीक है, चलिए कब बने थे? तो ये 25 अक्टूबर 2022 को बने थे, याद रखेंगे ऐसे ही। ठीक है, चलिए अगर सोलोमन द्वीप की बात करें तो ये 6 बड़े द्वीप यानी कि 6 मेन द्वीप और 900 छोटे द्वीप, 900 से भी अधिक, बल्कि है ना 900 से अधिक छोटे द्वीप से मिलकर बना है। ठीक है, संप्रभु देश है, किसी के अधीन नहीं है। संप्रभु देश है, किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे बड़े अगर द्वीप की बात करें हम यहाँ पे अलग से,
सबसे बड़ा द्वीप, तो कौन हो जाएगा, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा, तो ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता कब दोहराई? ठीक है, भारत और इंडोनेशिया ने। ठीक, तो ये 6 मई 2024 को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया ने 6 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 7वें भारत इंडोनेशिया रक्षा संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुविपक्षी सहयोग के बढ़ाने पर चर्चा की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा 6 मई 2024 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका की किस द्वीप, किस बंदरगाह, ठीक है ये पोर्ट, किस बंदरगाह का पुनर्निर्माण के लिए भारत ने पूरी अनुमानित लागत को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, KKS बंदरगाह। ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलंका के आप मुझे कैपिटल बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, श्रीलंका की कैपिटल, जो कि मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए मसौदा या ढांचा जारी किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आधारभूत संरचना और रियल एस्टेट। ठीक है, जैसे डिटेल दे रखी है, डिटेल पढ़ सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के आधारभूत संरचना और गैर आधारभूत संरचना और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक मसौदा संप्रत प्रशासनिक ढांचा जारी किया है। आज की क्लास में इतना ही। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।